नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पे। आज 14 मार्च 2025 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी होली। और चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। और आज का जो करंट अफेयर है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही अलग अंदाज से रहेगा आज का टॉपिक सब। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला करंट अफेयर है इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड, जो है आपका क्या है कि वेटरन जो है उसका 99वां बर्थडे मनाया गया है। ठीक है ना। तो लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन पिल्लई जो है वो पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट है। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी के, और उसका बर्थडे मनाया गया है नेशनल वार मेमोरियल एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टेच्यू से। ठीक है। तो वही है कि प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपना जन्मदिन मनाया गया है। ठीक है। चलिए, तो दिस इज अ रिमाइंडर ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड द रोल ऑफ आईएनए इन मोबिलाइजिंग इंडियन सोल्जर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों को संगठित करने में आईएनए की भूमिका को याद दिलाता है ना। तो ये हमारा ये इम्पोर्टेंट था कि जो वेटरन की जो जन्मदिन मनाया गया है 99वां, तो हम लोग को जानना ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में थोड़ा कुछ जान जाते हैं। ठीक है ना। उससे पहले एक सवाल करते हैं करंट अफेयर का, जो क्या है कि हु लेड द इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। अब इंडिया का जो स्वतंत्रता का स्ट्रगल के समय में कौन इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया था? तो वह आपका ऑप्शन जो है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो सुभाष चंद्र बोस थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग को पढ़ना क्या है कि आईएनए क्या है और आईएनए का रोल क्या है, और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में बनेंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, और लास्ट में हम हर टॉपिक के लास्ट में क्विक फैक्ट भी देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और क्विक फैक्ट को देखते रहिएगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहले आईएनए की स्थापना कब और किसने की थी, है ना। तो आईएनए की स्थापना 1942 में रास बिहारी और मोहन सिंह ने की थी। ठीक है। दो नाम हमारे प्रसिद्ध आए हैं यहाँ पे, क्या क्या है? रास बिहारी बोस और मोहन सिंह। ठीक है ना। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोस के नेतृत्व में यह एक मजबूत सेना बनी। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे स्थापना नहीं किया था, बट इसके थ्रू ये सेना बहुत मजबूत बना। तो वही लिखा हुआ है 1942 में रास बिहारी बोस और मोहन सिंह, बट इट बिकम्स फॉर्मिडेबल फोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? आजाद हिंद फौज का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य था, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। क्या था? भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना, फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है। तो नेताजी ने नारा भी दिया था उस वक्त। क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नारा बहुत जो है बहुत फेमस था। ठीक है ना। तो आजाद हिंद फौज का उद्देश्य क्या था कि उसका उद्देश्य एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश राज के समय उसे मुक्त कराना था, आजादी चाहिए था कुल मिला के। तो आजाद हिंद, तीसरा सवाल क्या हो सकता है? आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का स्थापना। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वही चीज लिखा हुआ है, नेताजी स्टैब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में। तो सवाल यहाँ क्या बनता है कि आजाद हिंद फौज का स्थापना कब हुई थी? तो ये सबसे पहला डेट आपको याद रखनी है, और दूसरा किस जगह पे हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं।
आईएनए को कौन कौन से देश समर्थन दे रहे थे उस वक्त जब आईएनए चल रहा था, तो उस समय कौन कौन देश समर्थन उसका कर रहे थे, मतलब ठीक है। तो जापान और जर्मनी आईएनए का सैन्य आर्थिक सहयोग दिया था, ठीक है ना। दो देश थे, एक जापान थे और एक जर्मनी थे, जो आईएनए का समर्थन उस वक्त किए थे। किस किस रूप में, मिलिट्री और फाइनेंशियल, मतलब मिलिट्री और आर्थिक के रूप में उन्हें सहयोग किए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट और भी हम लोग देखते हैं कि क्या सवाल बन सकता है। आईएनए की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी? तो 1944 में इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई आईएनए के लिए निर्णायक मोड़ थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश सेना को लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश सेना की मजबूत रणनीति के कारण यह सफल नहीं हो पाई थी, ठीक है। लेकिन उसका मोड़ यहीं पे लाया गया था, इम्फाल और कोहिमा में, ठीक है। तो चलिए और भी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। आईएनए ट्रायल्स, रेड फोर्ट ट्रायल्स कब हुए थे? तो 1945 में दिल्ली दिल्ली के लाल किले में आईएनए की सैनिक पर मुकदमा चलाया गया, जिसने पूरे देश की आज़ादी की भावना को और प्रबल कर दिया, ठीक है ना, मतलब और भी मजबूत कर दिया। चलिए, तो ये था आपका, कब हुआ था? 1945 में। रेड फोर्ट ट्रायल कब हुआ था? 1945 में मुकदमा चला था, है ना। तो आईएनए के प्रभाव से ब्रिटिश सरकार पर क्या पड़ा था, क्या असर पड़ा था? तो आईएनए ट्रायल्स के कारण भारत सेना में भी असंतोष बढ़ा था, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को 1947 में भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लेना पड़ा। मतलब ये बहुत ही परेशान किया था ब्रिटिश सरकार को, यही वाला असर पड़ा था कि उसको निर्णय लेना पड़ गया क्या, कि 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाए। तो वही लिखा हुआ है, द आईएनए ट्रायल्स लेड टू अनरेस्ट इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और भी है क्विक फैक्ट। सब कुछ जितने भी कॉन्सेप्ट हम कराएंगे सबके पीछे आपका एक क्विक फैक्ट रहेगा। वो क्विक फैक्ट आपका क्या है कि आईएनए जो है महिला बटालियन का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। आईएनए का महिला बटालियन का नाम क्या रखा गया था? रानी झांसी रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी सहगल ने की, ठीक है ना। कौन किया था? लक्ष्मी सहगल ने। तो चलिए ये है आज का क्विक फैक्ट। चलिए और भी हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग थोड़ा इतना पढ़ लिए आईएनए के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। तो अब थोड़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि उनका क्या योगदान था आईएनए में, इनका क्या योगदान था आईएनए में। तो चलिए देखते हैं। कांग्रेस की भूमिका था वहां पे, रोल इन कांग्रेस क्या हुआ था कि ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था इन 1938 और 39 दो बार, ठीक है। ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, उसका जो तरीका सोचने का था वो मतभेद अलग था, इसीलिए उनको क्या हुआ था कि कांग्रेस को छोड़ना पड़ा था और वो खुद का बनाए थे क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनाए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक। जिस तरह कांग्रेस है उसी तरह का पार्टी इन्होंने क्या बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्यों बनाया था? क्योंकि मतभेद हो गया था दोनों के, कांग्रेस के जो सोच होता है वो सोच मिल नहीं हो रहा था, मेल नहीं खा रहा था, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अपना कांग्रेस को छोड़ के अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? तो वो आपका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश का विरोध क्या हुआ था, वहां देखते हैं। नेताजी ने सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जर्मनी और जापान में समर्थन लिया और भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयास किया। तो कौन कौन किसका समर्थन लिया था नेताजी ने? जर्मनी और जापान से, ठीक है ना। और भारत का आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रयास किए थे, ठीक है ना, मतलब बाहर देशों से भी सहायता लिए थे तो वर्ल्ड वार के दौरान, ठीक है। तो चलिए और भी हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना अभी हम लोग पढ़े हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। जापान ने समर्थन दिया था इंडियन नेशनल आर्मी को, पुनर्गठित किया था, है ना। इसको 1943 में इसे पुनर्गठित किया था और दिल्ली चलो का नारा भी लगाया था यहाँ पे।
तो 1943 में जापान वही है, जापान उन्हें सपोर्ट किया था। ठीक है, तो जितना भी क्विक फैक्ट अभी हम जितना भी आंसर दे रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट को आप लोग को ध्यान देना है, हर पॉइंट को लिखना है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। चलिए, कुछ यहाँ पे स्लोगन था, वही दिल्ली चलो। चलिए, तो मशहूर नारे सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या लगाए थे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और एक जय हिंद। दो नारे थे जो सुभाष चंद्र बोस ने फेमस नारे। चलिए, नारे तो बहुत सारे लगे थे। आईएनए की लड़ाई कहाँ कहाँ हुई थी? 1944 में आईएनए ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ इम्फाल और कोहिमा में लड़ाई की थी, और जिसके कारण से वहाँ पे क्या हुआ था, ब्रिटिश उतना भी कोई ब्रिटिश मजबूत होने के कारण आईएनए को थोड़ा सा वहाँ पे झेलना पड़ गया था अपना। भारतीय सेना का स्वतंत्रता का भावना बढ़ी, वहीं से स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। ठीक है ना। चलिए, नेताजी का प्रभाव और रहस्यमय अंत क्या हुआ था? 1945 में नेताजी का मृत्यु का रहस्य अब तक बना हुआ है, मतलब 1945 के बाद वो दिखे नहीं, और उसका जो मृत्यु का जो है रहस्य है, वो अभी तक बना हुआ है। किसी ने आज तक पता नहीं कर पाया कि वो डेथ आखिर हुआ था कैसे। लेकिन उनका संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणादायक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। बट हिज फाइट रिमेन्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका क्विक फैक्ट। क्या है इसका क्विक फैक्ट भाई? तो नेताजी ने आईएनए महिला बटालियन रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया था। उस वक्त गठन वाले नहीं बताए थे हमने, तो नेताजी ने ही किया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही किए थे गठन। किसका गठन किया था? महिला बटालियन का। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका सिंधु डर्ग माइनिंग इशू। वहाँ पे कुछ महाराष्ट्र में एक जगह है सिंधु डर्ग, वहाँ पे माइनिंग इशू हुआ है। तो वहाँ पे इवेंट, वहाँ पे हुआ क्या है कि JSW स्टील एक कंपनी है, उन्हें परमिशन मिला है कि वहाँ का आयरन और जो आयरन ऐसक है और मैग्नीज और निकल के बारे में पता करने के लिए उन्हें परमिशन मिला है। तो कौन सी कंपनी को परमिशन मिला है? JSW स्टील को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो पूछा जा रहा है कि खनिज समृद्धि क्षेत्र सिंधु दुर्ग किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सिंधु दुर्ग अ मिनरल रिच रीजन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो आंसर महाराष्ट्र में, अभी हमने बताया महाराष्ट्र में है। तो ये न्यूज में था सिंधु दुर्ग, न्यूज में तो ये था, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, पूरा कंप्लीट आयरन ओर के बारे में पढ़ लेते हैं, पूरा मिनरल के बारे में पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी में कहीं जाने वाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप हमारे यहाँ फॉलो करिए इनके क्लासेस को और पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, फॉलो इनके क्लासेस, है ना। जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ सटीक इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वही इंफॉर्मेशन देंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक आपको मजेदार चीज मिलता रहेगा। महाराष्ट्र की खनिज संपदा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए हम लोग पहले तो महाराष्ट्र न्यूज में था, तो उसके खनिज संपदा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो क्या क्या है थोड़ा देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख खनिज संस्थान कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में क्या क्या है, क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले मैग्नीज, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीज, बॉक्साइट जो एल्युमिनियम वाले होते हैं, कोल, लाइमस्टोन, आयरन और कॉपर एंड गोल्ड भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये सारे पाए जाते हैं। तो और भी क्या है क्वेश्चन देखा जाए कि महाराष्ट्र में मैग्नीज जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? मैग्नीज अगर महाराष्ट्र में पाया जाता है तो सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र में पाया जाता है वो नागपुर में, भंडारा में और चंद्रपुर में। ये सब डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ के डिस्ट्रिक्ट है? महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट है। ये नाम डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि ये कहाँ के डिस्ट्रिक्ट है, चंद्रपुर कहाँ के डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पाया क्या जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीज। ये सब मिनरल है, ये सब क्या है? मिनरल है। चलिए, और भी क्वेश्चन क्या बनेगा भाई?
महाराष्ट्र में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है अल्मुनियम ऐसक है, मतलब अल्मुनियम से ही बना हुआ चीज है, ठीक है। तो वो कहाँ पाया जाता है? कोल्हापुर, रत्नागिरी और सतारा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है बॉक्साइट, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और हम लोग देखते हैं और भी कहाँ पाया जाता है। महाराष्ट्र में कोयले का उत्पादन कहाँ 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 होता है? तो कोल प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र कहाँ कहाँ होता है? चंद्रपुर, नागपुर और युवतमल में डिस्ट्रिक्ट में, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये 3 जगह आप लोग को याद रखना है। तो चलिए और भी हम देखते हैं महाराष्ट्र के फैक्ट में। लोहे अयस्क कहाँ पाया जाता है? आयरन और कहाँ पाया जाता है? मेनली फाउंड इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, बस ये ज्यादातर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है। चलिए ये रहा आपका महाराष्ट्र का। और भी देखते हैं महाराष्ट्र में तांबे की खदान कहाँ स्थित है? तांबे का खदान, अब महाराष्ट्र में सभी सब चीज का है, इसीलिए वहाँ थोड़ा सा डेवलप एरिया है। कॉपर कहाँ पे है जी? नासिक और सिंधु दुर्ग में, जो आज ये क्या था अभी न्यूज में, ठीक है ना। तो सिंधु दुर्ग भी एक डिस्ट्रिक्ट है। महाराष्ट्र में सोने की खोज कहाँ हुई थी? नासिक और नागपुर जिले में सोने के अयस्क की उपस्थिति पाई गई है, ठीक है। नासिक और नागपुर में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देनी है। हर कॉन्सेप्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, वीडियो को लगे रहना है। महाराष्ट्र की खनिज संपदा का आर्थिक महत्व क्या है? देख लेते हैं। यह राज्य इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, राजस्व रेवेन्यू के लिए, ठीक है, रोजगार के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, सृजन के लिए, है ना, रोजगार सृजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देता है ना। यहाँ लोग हमारे गांव से मुंबई कमाने निकल जाते हैं, तो ये यही सब कारण है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत है, वहाँ रेवेन्यू बहुत मिलता है सरकार को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वहाँ बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र का जो है ना महत्व, आर्थिक महत्व यहीं से आता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट भी देखते हैं क्विक फैक्ट में। चंद्रपुर को कोयला राजधानी कहा जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चंद्रपुर को कोयला राजधानी कहा जाता है, ठीक है। आपको ये फैक्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में लोहे, जो आयरन ओर है, और अन्य खनिजों का महत्व क्या है। तो थोड़ा इंडिया में भी हम लोग देख लेते हैं कि भारत के रिस्पेक्ट से ये हमारे आर्थिक व्यवस्था को कहाँ तक, किस किस आयरन और कहाँ कहाँ कौन जगह पे मिलते हैं, और भी अदर मिनरल के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मिनरल, है ना। तो मिनरल्स का एक चैप्टर है खनिजों का, खनिजों, तो वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो क्या है? लोहे अयस्क, आयरन ओर का महत्व। तो यह इस्पात यानी कि स्टील उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, ठीक है। आयरन ओर क्या है? स्टील उद्योग का कच्चा माल है, और भारत दुनिया के शीर्ष लोहे अयस्क उत्पादों में से एक है, ठीक है। इट इज द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर द स्टील इंडस्ट्रीज, एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत नीचे वाला स्तर जो बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा जरूरत लोहे की ही पड़ती है, ठीक है ना। तो मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज्यादा आयरन ओर कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आपको ये याद रखना है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोयला को काले सोना का महत्व, और कोयला को काले सोना भी कहा जाता है। तो ये कहा, कोल इज द बैकबोन ऑफ द पावर जनरेशन, ठीक है ना। तो कोयला क्या है? बिजली के लिए, बिजली उत्पादन के लिए रीढ़ का हड्डी है, मान के चलो, स्टील के लिए, एंड सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। सब के लिए कोयला बहुत रीढ़ का हड्डी की तरह काम करता है, बगैर कोयला का कोई काम होने वाला नहीं है। तो झारखंड कितना महत्वपूर्ण है, इस बात पे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो मुख्य उत्पादक राज्य जो है वो आपका झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है और
महाराष्ट्र है। तो ये आपका क्या है, सबसे ज़्यादा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सब हमने ये लाइन बाय लाइन ही लिखा है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है इस बात पे। और भी चलिए, बॉक्साइट, अल्मुनियम का ही मात्रा रहता है, उसको हम लोग बॉक्साइट बोलते हैं। चलिए देखते हैं, बॉक्साइट जो है अल्मुनियम बॉक्साइट से अल्मुनियम तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग किसमें आ जाता है, विमान में। अल्मुनियम का कहाँ, एरोप्लेन में, ये सब में आएगा काम, ऑटोमोबाइल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है ये। और ये तरक्की वाले क्षेत्र हैं, है ना। तो बॉक्साइट भी कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है। मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, सबसे ज्यादा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में भी पाया जाता है। सबसे ध्यान देने वाला चीज है आपका। तो मैं सभी जितने भी मिनरल पाए जा रहे हैं सबके बारे में बताते जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या है, थोड़ा देखते हैं हम लोग। तांबा यानी कॉपर, बिजली और दूरसंचार उद्योग के लिए, जैसे तांबे में क्या होता है, बिजली का काम आता है कि नहीं, पंखा का जो कॉइल है वो तांबे से बना हुआ होता है। दूरसंचार, बात करने के सैटेलाइट वगैरह में भी तांबे का काम आता है। तांबा बिजली के तार में, टेलीफोन केबल में और इलेक्ट्रॉनिक्स के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सब है वायरिंग वगैरह, टेलीकॉम केबल में तांबा का महत्व। अब सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है जी, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसके पीछे आ रहे हैं, थोड़ा देखें। माइका, माइका किस में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग के लिए, ठीक है। तो अबरक जो है, अबरक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स है, पेंट में काम आता है, सौंदर्य प्रस्थानों में किया जाता है। जैसे माइका यूज है कॉस्मेटिक, है ना, कॉस्मेटिक आइटम में माइका, कॉस्मेटिक जैसे क्या है, फेरम लवली वगैरह, ये सब में माइका का। तो सबसे ज्यादा माइका कहाँ पाया जाता है जी, झारखंड में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद राजस्थान में। हमको बताइए कि झारखंड में सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये आप लोग आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा हमें, ठीक है ना। झारखंड में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है माइका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, सीमेंट उद्योग में काम आता है लाइमस्टोन, है ना। लाइमस्टोन सीमेंट उद्योग का आधार है। कोयला भी एक टाइप का रीढ़ का हड्डी है। तो चूना पत्थर जो है सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल है, जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो लाइमस्टोन जो है इज द की रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट प्रोडक्शन, इजेंशियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो सबसे ज्यादा चूना पत्थर मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। याद रखेंगे, सब चीज याद रखना है, लिखते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खनिज संपदा का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है, थोड़ा देखेगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, औद्योगिकरण में, जैसे इस्पात हो गया आपका, स्टील, सीमेंट हो गया, ऊर्जा हो गया, एनर्जी में, और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देता है। तो ये हमारा अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। दूसरा है रोजगार में, जैसे लाखों लोग यहाँ पर ये सब क्षेत्र में काम करते हैं। तीसरा है आपका एक्सपोर्ट में, जो हमारा लोहा और बॉक्साइट बाहर में निर्यात होता है, बेचा जाता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग को मुद्रा, मतलब बाहर के विदेशी के पैसे अंदर आते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बुनियादी ढांचा विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, है ना। जैसे सड़क, रेलवे, भवन का निर्माण मजबूत, ये सब में काम आता है। तो चलिए क्विक फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं, क्विक क्विक करके। भारत में खनन क्षेत्र जीडीपी का लगभग 2.5% का योगदान देता है, और इसमें 1 करोड़ से अधिक लोग कार्य करते हैं, ठीक है। अब ये सोचो कितना इम्पोर्टेंट है खनन क्षेत्र, मिनरल वाला जो क्षेत्र है भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। 2.5% का योगदान देता है, जीडीपी का 2.5% यही क्षेत्र से आता है। अब सोचो ये क्षेत्र में, और कितना, उसके बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, रियल फैक्ट है, याद रखने का, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तीसरा न्यूज है आज का जो है, आयुष्मान भारत पीएमजे फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो था उसमें कुछ फ्रॉड पाया गया है, और लगभग 122 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है। जो जो हॉस्पिटल में फ्रॉडलेंट पाया गया उसमें
1113 हॉस्पिटल को क्या किया गया है, रिमूव कर दिया है इस स्कीम से बाहर, रिजेक्टेड। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप पीएमजे आयुष्मान भारत का कार्ड बनाया या नहीं बनाया है ना। तो चलिए, अब ये न्यूज़ में याद रखना है कौन से 1113 हॉस्पिटल हैं, उसका लिस्ट आप लोग अगर नेट से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 122 करोड़ का पेनल्टी लगा है ना, वो सभी हॉस्पिटलों से। तो इससे रिलेटेड हम लोग जितना भी अभी ये क्या आया, हेल्थ केयर का जो भी है क्या है, स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, तो जितना भी स्कीम है लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके जरिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव हो आयुष्मान भारत का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो गरीब लोग हैं उसके लिए क्या देना है, हेल्थ इंश्योरेंस देना है, हेल्थ बीमा देना है ना। छोटे वयस्कों के लिए ऋण प्रदान करना, या फिर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, या भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देना। नहीं, ये सबसे ऑप्शन ए नंबर जो सही है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। पीएमजे क्या करता है, आर्थिक रूप से स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। ठीक है, तो देखो इतने सारे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आप लोग को याद भी हो गया होगा। इट में भी टेकन फास्ट है ना, फास्ट हो सकता है थोड़ा, लेकिन आप लोग लिखते चलिए, एक बार नहीं 2 बार लिखते चलिए। कहीं कहीं आपको लगता है दिक्कत तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, लिखिए, है ना। तो आयुष्मान भारत योजना, सबसे पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे जान लेते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करता है, और हमारे घर तरफ भी ये रियल में काम करता है, और बहुत कोई को इससे बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है ना। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख। अच्छा, इसका मंत्रालय क्या है, मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य। चलिए, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है, यह टीकाकरण अभियान है जिसका उद्देश्य है 2 साल तक बच्चे को और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कवरेज प्रदान करना है। ठीक है ना, इसका उद्देश्य यही है। कौन सा मंत्रालय में आता है ये देख लेंगे हम लोग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, सेम मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य मिशन क्या है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहर स्वास्थ्य मिशन NUHM अर्बन है, जिससे अर्बन शामिल है। जो स्वास्थ्य 2 तरह का यहाँ पे मिशन है, कौन कौन है जी, NRHM और एक क्या है, MUHM। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए काम करता है। ठीक है ना, इसका मंत्रालय सेम मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण। चलिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पहली बार गर्भवती महिलाओं को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे मातृ देखभाल में सुधार हो। ठीक है ना, तो हाँ, जो ये पहली बार आया है 5,000 रुपया प्रेग्नेंट औरत को, जो उसके मैटरनल केयर है उससे देखभाल करने का सुधार हो, मतलब अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं अच्छा से, ऐसा सरकार का मानना है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसने किया है इसे लॉन्च, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए, जन औषधि योजना क्या है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। इस योजना के तहत सस्ते दवाइयों का उपलब्ध कराया जाता है, जो दवाई मिलते हैं वो बहुत सस्ता उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जगह जगह पे। ये कौन देखते हैं जी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल जो मंत्रालय है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोषण। पोषण अभियान क्या है, तो इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं का स्तनपान कराने वाले माताओं और बच्चों को कुपोषण कम करने का। पोषण जो है क्या काम करता है, जो बच्चे को, जो महिला माँ दूध पिला रही है उसके लिए, और जो बच्चे कुपोषण मतलब जो न्यूट्रिशन से
कमजोर है, न्यूट्रिशनल उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, लैक्टिंग है, ठीक है ना। लैक्टेटिंग मदर मतलब दूध पिलाने वाली माँ। मिनिस्ट्री क्या है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। कौन इसको देखते हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय। चलिए हम लोग और भी देखते हैं योजना। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM, है ना। इस योजना के तहत हर नागरिक को यूनिक हेल्थ आईडी दी जाती है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संग्रहित किया जा रहा है, ठीक है। सबको एक आईडी, हेल्थ आईडी मिल रहा है और मेडिकल रूप से सबको कनेक्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। मंत्रालय क्या है, MOH, वही मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। जनरली हम लोग क्विक फैक्ट देखते हैं, जनरली इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ही काम कर रहे हैं। क्विक फैक्ट, भारत की पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में लागू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट में लिखते चलिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, न्यूज है। फरवरी 2025 में क्या हुआ था, इंडिया का जो GST है वो कलेक्शन 9.1% बढ़ गया और 1.84 लाख करोड़ तक। कितना पैसा, 1.84 लाख। अब देखो कितना वृद्धि हो रहा है GST। तो अब GST के बारे में थोड़ा GST के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं GST से रिलेटेड, क्वेश्चन GST से रिलेटेड। चलो क्वेश्चन तो नहीं है, चलो हम लोग देख लेते हैं कि हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसीलिए हमने क्वेश्चन नहीं डाला। भारत के कर संरचना में जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, देखते हैं। सबसे पहला, भारत में कर टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, जो टैक्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। कितने तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और क्या होता है। तो यह टैक्स जो है, दिस टैक्स इज पेड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल और बिजनेसेस। मतलब ये डायरेक्ट टैक्स उसे किया जाता है जो हम और आप और या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सरकार को टैक्स भरती है बिना किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से, तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स हम लोग भरते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनियों टैक्स भरते हैं उसे कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट भरते हैं, इसमें किसी तरह का इनडायरेक्ट नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड देखभाल करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसको देख रेख करते हैं, इसका नोडल एजेंसी वही है। कौन है नोडल एजेंसी, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलिए हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जान लेते हैं। तो दिस टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज पेड बाय कंज्यूमर लाइक GST, एक्साइज ड्यूटी। अब देखो जैसे मान लो हम लोग बाजार से बिस्किट खरीदें, 5 रुपया का बिस्किट खरीदें, तो आप 5 रुपये का बिस्किट खरीदे तो इसमें कुछ GST जितना होगा 18%, इसमें टैक्स लेके आपको 5 रुपये पड़ा है। इसका मतलब आप 5 रुपये का GST कर रहे हैं तो भी आपने उस पर टैक्स भरा है, लेकिन आप डायरेक्ट रूप से टैक्स नहीं भरे हैं, इनडायरेक्ट रूप से भरे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से भरे हैं, इसीलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। एक्साइज ड्यूटी भी है, जो कस्टम ड्यूटी, ये सब ड्यूटी में जैसे कोई सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उस सब में भी आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस ही लगते हैं। नोडल एजेंसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष, ये कौन देखते हैं, CBIC, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं GST क्या है और कब लागू हुआ है। ऑलरेडी हमने ये GST से रिलेटेड विस्तार में समझाया है करंट अफेयर के ही वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ कि GST का जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जिसने सभी अप्रत्यक्ष करों को एक करके प्रणाली में, मतलब जितना भी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स था सबको जोड़ के एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। GST यही है। चलिए GST कितने प्रकार के होते हैं, GST जनरली 3 प्रकार के होते हैं, क्या, CGST, SGST और IGST, लेकिन हम लोग और भी एक GST बताए थे, UTGST, है ना, चौथा प्रकार का वीडियो में बताए थे। तो ये है यूनियन टेरिटरी GST, ठीक है। CGST जो है केंद्रीय GST, केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। SGST जो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। IGST जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर केंद्र सरकार ही लेते हैं इसे,
तो ये ध्यान देना है और हमने इसका विस्तार में बताया है इसके बारे में, ठीक है। चलिए, CGST कब लगता है, SGST कब लगता है वो बताया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में इनकम टैक्स किन लोगों पर लागू होता है। तो जिनकी वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से ऊपर और अन्य आय, उन्हें आयकर देना होता है। जो 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं साल में, लेकिन अब जो है वो हमारा बढ़ के कितना हो गया, 12 लाख तक कर दिया है ना इस बार का बजट में। तो इस बार का बजट में जो है कितना है, 12 लाख। कितना है, 12 लाख। 12 लाख से अधिक है तब आप टैक्स भरेंगे, ठीक है ना। और जो 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक है उसके लिए तो इनकम टैक्स बिल्कुल छूट है, उसके लिए कोई इनकम टैक्स नहीं। दिस इज द, ठीक है। तो भारत में कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा अपने मुनाफे पर दिए जाने वाला टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। किसे कहते हैं, कंपनी जो है अपना प्रॉफिट पे जो टैक्स भरते हैं उससे हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। क्लियर है। देखिए हर चीज, कौन कौन से कर, यानी कि कौन कौन से टैक्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वसूले जाते हैं। चलिए बता देता हूँ आपको। केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी। जीएसटी में क्या होता है, CGST और IGST, सेंट्रल GST और IGST, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। राज्य सरकार द्वारा कौन से टैक्स लिए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, ठीक है, जैसे GST भी आता है, SGST, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, मतलब राज्य सरकार से जो सामान यहाँ उत्पादन होकर बाहर जाते हैं उस पर भी लगे, स्टम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स और रोड टैक्स, ये सब टैक्स आपका राज्य सरकार लेता है, ठीक है ना। तो यानी कि स्टम्प ड्यूटी जो होता है वो आपका केंद्र सरकार नहीं लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स वो आपको केंद्र सरकार नहीं लेती है, ठीक है, रोड टैक्स नहीं लेती। चलिए, जो टैक्स इवेजन होता है, टैक्स की चोरी रोकने के लिए कौन सी भी योजना लागू है। तो ब्लैक मनी पर नियंत्रण के लिए बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्विक फैक्ट क्या है, थोड़ा GST से। भारत को कर दिवस कब मनाया जाता है, 24 जुलाई को। इंपॉर्टेंट डे में आपको याद रखना है, 24 जुलाई को टैक्स डे मनाया जाता है, इनकम टैक्स डे, ठीक है। GST लागू करने वाला पहला देश कौन है, फ्रांस, जो कब किया था, 1954 में। भारत में GST के 4 दर हैं, कितने दर हैं, 4 रेट है, 5%, 12%, 18% और 28%। GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, GST का भी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ GST इन इंडियाज इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में GST का महत्व देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है थोड़ा देखते हैं। एक्चुअल में हम लोग GST के बारे सारे कुछ पीछे ही महत्व वगैरह सब पता कर लिए हैं। तो ये मैं अगर आपका करंट अफेयर के लगभग 6 या 7 तारीख वाले डेट में हमने ये पूरा क्लियर किया है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। जो इसरो ने सक्सेसफुली स्पेसएक्स का अनडॉकिंग मिशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इंडिया जो है सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड सैटेलाइट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन स्पेस। तो ये बहुत खुशी की बात है, जो हमारे इसरो हैं हम लोग के वो अनडॉकिंग और डॉकिंग का जो प्रोसेस है उस पर सक्सेसफुली हासिल मिशन को सक्सेसफुली अपने में कर लिए हैं कंप्लीट, है ना। तो चलिए क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सैटेलाइट लॉन्च। तो वो इसरो है। मतलब स्पेस के बारे में और सैटेलाइट लॉन्चेस के बारे में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देखती है, इसरो। आप लोग बताइएगा, DRDO क्या चीज़ के लिए देखती है ना, बताए थे ना 3 चीज़ के लिए देखती है, जल थल और क्या क्या है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी हम लोग DRDO के बारे पढ़े, HAL और वेल, ये सब कंपनी है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। स्पेसएक्स डॉकिंग मिशन क्या है पहले समझते हैं। स्पेसएक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भारतीय इसरो द्वारा विकसित एक स्वदेशी अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक है। यह मिशन भारत में पहली स्पेस डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक के परीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया। तो देखो अभी तक समझ में तो आया नहीं होगा,
डॉकिंग और अनडॉकिंग सिंपल होता है कि किसी दो स्पेस क्राफ्ट को जोड़ने का काम करेगा तो उसे हम लोग डॉकिंग बोलेंगे, और अगर वही जुड़ गया है दो स्पेस क्राफ्ट और उसे अलग करेंगे उसे हम लोग अनडॉकिंग बोलेंगे। क्लियर है? तो इसमें इसरो ने सफलता पा ली है। ठीक है, इसी के बारे में न्यूज़ था। तो स्वदेशी तकनीक का परिसीचन, भारत में विकास, स्वचालित डॉकिंग सिस्टम का परखना। ठीक है, और ये देखो, हाँ एक्चुअल में हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भी बनना है हम लोगों को, है ना। अनडॉकिंग मिशन क्या है? वही बताएं कि दो जुड़े हुए स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक अलग किया जाए जब। चलिए ये हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बेसिक क्वेश्चन ऑन इसरो स्पेस मिशन। स्पेस मिशन का बेसिक क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं, महत्वपूर्ण जुड़े कितने सवाल बनते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला है इसरो क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसरो क्या है जी? इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु, जो कर्नाटक में है। ठीक है, संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सबसे पहला उपग्रह जो था भारत का वो कौन था? आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। और कहाँ किया गया था लॉन्च? रशिया में। कहाँ किया गया था? रशिया में। तो आपको याद रखना है पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, चंद्रयान मिशन। ठीक है, चंद्रयान मिशन क्या है? चंद्रयान 1, 2, 3 आया था। तो चंद्रयान वन जो है 2008 में आया था, और चंद्रयान 2 जो 2019 में, और चंद्रयान 3 2023 में आया था, अब हाल ही फिलहाल। तो फर्स्ट इंडियन मिशन टू डिस्कवर वाटर ऑन द मून, मतलब चंद्रयान पहला में क्या हुआ था कि पानी की खोज किया गया था। कहाँ? मून पे। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था? विक्रम लैंडर फेल्ड बट ऑर्बिटर इज स्टिल ऑपरेशनल, मतलब विक्रम जो लैंडर वहां भेजा गया था वो असफल हो गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है, अभी भी उसका ऑर्बिटर काम कर रहा है, भले वो मिशन फेल था। चंद्रयान 3 में क्या होता है? इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल। मून का जो साउथ पोल है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, है ना, तो ये मून है। ऊपर के भाग को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे के भाग को हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। तो ये इंडिया पहला कंट्री है जो लॉन्च किया है अपना, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल, है ना, पहले कंट्री है चंद्रयान 3 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, चलिए तो लॉन्च वाहन क्या था? PSLV और GSLV। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा PSLV और GSLV क्या है। एक्चुअल में ये वाहन है। ठीक है, चलिए हम लोग और भी देखते हैं। मंगलयान क्या है? मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन है, जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचा था। मतलब 2013 लगभग कितना दिन लग गया देख लो, उतना दिन लगा उसको पहुंचने में। तो वो मंगलयान था, मार्स में। कहाँ था? मार्स में। चंद्रयान मतलब चंद्रमा में, मंगलयान। ठीक है, तो इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स ऑन इज फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में इंडिया ने ये सफलता पा लिया था, इसलिए सबसे पहला कंट्री है भारत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका भी, इसका जो गाड़ी चलाने वाले जो PSLV C-25 क्या है? इसका गाड़ी क्या है? PSLV C-25। अगले किसी वीडियो में हमने GSLV PSLV ये सब डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, गगनयान मिशन क्या है? यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, मतलब पहला ह्यूमन ह्यूमन स्पेस मिशन है, जहाँ मतलब आदमी खुद से गया है, जो 2025 में लॉन्च होने की योजना में है। इसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगननॉट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ठीक है ना। तो रॉकेट जो है GSLV Mk3 LVM टेक्निक से 3। ट्रेनिंग क्या है? रूस में हो रही है इसका ट्रेनिंग। कहाँ हो रही है? रूस में। अभी तक तो ये जारी है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? GSLV LVM3 इसरो का सबसे शक्तिशाली, इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कि आदित्य L1 मिशन क्या है, तो इट इज द इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन है, लॉन्च ऑन 2 सितंबर 2023। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, सूर्य का जो कोरोना है उसको अध्ययन करना। ठीक है, यह भारत का पहला मिशन है जिसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अन्य प्रमुख इसरो का मिशन क्या क्या है। एक है नाविक, हम लोग पढ़ा चुके हैं इसे, भारत का अपना जीपीएस सिस्टम है, लॉन्च हुआ है। एक है रिसेट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। एक है एसएसएलवी, सबसे छोटा लॉन्च व्हीकल है ना, जैसे जीएसएलवी, एसएसएलवी, पीएसएलवी, ये सब व्हीकल है। क्या है, व्हीकल है, छोटे उपग्रहों के लिए ये लॉन्च किया गया है एसएसएलवी, जो सबसे छोटा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्विक फैक्ट फटाफट देखते हैं। भारत अपने रॉकेट में 104 उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश बना है। ठीक है ना, 2017 में पीएसएलवी C-37 मिशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया, भारत के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी का महत्व हम लोग देख लेते हैं, है ना, क्या है थोड़ा देख ले। स्पेस टेक्नोलॉजी जो है साइंस ऑफ सैटेलाइट, रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट, एडिंग कम्युनिकेशन, डिफेंस, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सब जगहों में काम आता है, जैसे संचार, रक्षा, मौसम विज्ञान, कृषि, नेविगेशन, ये सब में स्पेस टेक्नोलॉजी काम आता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग क्या है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एरिया स्पेस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले कम्युनिकेशन, बात करने का जगह पे काम आता है ना। तो क्या है, इनसेट और जी सेट, इनसेट और जी सेट दो सैटेलाइट है टीवी का है, जो मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और आपातकालीन संचार का मदद करता है। ठीक है ना, तो दूरदर्शन और डिजिटल इंडिया एग्जाम्पल में। वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन है, इनसेट और मेगा ट्रॉपिक्स सैटेलाइट चक्रवात, मानसून और आपदाओं की सटीक जानकारी देता है। ठीक है ना, चक्रवात, साइक्लोन वगैरह, फनी, है ना, और यास की सटीक भविष्यवाणी करता है। ठीक है, तो वो वेदर के बारे में बताता है। ठीक है, इनसेट और मेगा ट्रॉपिक्स। कृषि और प्राकृतिक संस्थान के बारे में कौन बताता है, एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट कौन बताता है जी, IRS सैटेलाइट फसल की स्थिति, जल संसाधन, मिट्टी की गुणवत्ता और वनों की कटाई की निगरानी करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल किसानों के लिए फसल और भुवन एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। नेविगेशन और जीपीएस के लिए कौन है, नाविक है, भारत का अपना जीपीएस सिस्टम है। कौन चाहिए, नाविक, जो सटीक लोकेशन ट्रैकिंग में मदद करता। अब तो ऐसा सिस्टम आ रहा है कि अब के नए एंड्रॉयड फ़ोन में नाविक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेंगे। ठीक है ना, चलिए इन्फॉर्मेशन शायद मैं पहला हूँ मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। रक्षा सुरक्षा के लिए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए रीसेट और कार्टोसोट सेट है ना, आतंकवाद रोधी अभियान के लिए काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में मिशन शक्ति, अभी हमने बताया स्पेस एक्सप्लोरेशन चंद्रयान 3 गगनयान जो अभी चल रहा है, गगनयान, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंतरिक्ष में जो स्पेस टेक्नोलॉजी से भारत का क्या लाभ हुआ है। तो राष्ट्रीय विकास हुआ है, डिजिटल कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन में सुधार हुआ है ना, इमरजेंसी वगैरह में सुधार हुआ है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ गया है, वैज्ञानिक उन्नति हुआ है, मंगलयान, चंद्रयान जैसे मिशन के अंतरिक्ष अनुसंधान में बढ़ाता है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, नई तकनीक से इसे क्षेत्र की नौकरियों में वृद्धि हुई है, वैश्विक प्रतिष्ठा, भारत सस्ती और विश्वसनीय स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बना है। चलिए इसका क्विक फैक्ट हम लोग फटाफट देख लेते हैं। भारत सबसे कम लागत वाला मंगल ग्रह पहुंचने वाला पहला देश बना है, सबसे कम पैसा खर्चा हुआ है 450 करोड़, जो हॉलीवुड की एक मूवी है ग्रेविटी उससे भी सस्ता भारत का मंगल ग्रह। ठीक है ना, सबसे सस्ता। क्विक फैक्ट में ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का इन्फॉर्मेशन, हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी जानकारी था हमने
आपको प्रोवाइड कराया और स्टैटिक जीके भी करवाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने सर्कल में यानी अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन मिले, है ना। तो चैनल को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।